आज बिहार विधानसभा चुनाव के फैसले का दिन है, जब आज फैसला हो जाएगा कि आखिर बिहार की कुर्सी पर कौन बैठेगा, बिहार की सत्ता पर कौन राज करेगा। लेकिन इस चुनाव के दौरान हमने तमाम अलग अलग वर्गों की बात की, हमने जातीय समीकरण देखा जिस पर बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो टिका हुआ था। लेकिन अलग अलग जो हमने वर्ग देखा उसमें एक वर्ग जो बहुत महत्वपूर्ण है इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में, वो है जेनजी। जेनजीज क्या सोचते हैं, युवा पीढ़ी क्या सोचती है। जिस तरीके से क्लीन स्वीप दिख रहा है इस बार के रिजल्ट में, बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में, वो हम आपको दिखाएंगे। चुनाव की पाठशाला में हमारे साथ चुनाव की पाठशाला में हमने क्लासरूम तैयार किया है जहां कई बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और आप तमाम बच्चों का बहुत स्वागत है दैनिक जागरण पर। और हम आप लोगों से, क्योंकि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में हम तमाम जो है वर्ग को देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से हर चीज़ जो है वो एक एंगल जो है वो सेट था, वो एंगल है कि किस तरीके से जातीय समीकरण पे बिहार चुनाव टिका हुआ है। एम आई राइट? आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि आप लोगों में से कौन कौन बिहार से हो? देखो, मतलब इसमें से तमाम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिहार से हैं और बिहार के राजनीति को आप लोग समझते भी होंगे, राइट? तो जिस तरीके से अभी तक 2020 की अगर हम बात करें, इससे पहले जो बिहार चुनाव हुआ उसमें हमने देखा कि अभी तक बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो जातीय समीकरण पे बटा हुआ था। अगर मुस्लिम यादव की बात करें, एमवाई समीकरण जिसकी लगातार बात होती है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो लालू यादव के पाले में रहता है और जो उच्च वर्ग है वो एनडीए के पाले में रहते हैं। तो इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव आज रिजल्ट डे है। आज ये हमें पता चल जाएगा कि कौन बिहार की कुर्सी पर इस बार फिर से बैठने वाला है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हो, क्या लग रहा है इस बार जो ये क्लीन स्वीप हुआ है, जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो आंकड़े हमारे सामने रख रहा है, उस पर आप लोग किस तरीके से देख रहे हो? अगर जो अभी रुझान है, अगर वो परिणाम में बदलता है तो ये तय है कि नीतीश कुमार का दिन है। कि जो लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार इज फिनिश्ड क्वेश्चन मार्क, तो नीतीश कुमार ने अपने दिमाग का फितूर उनको बता दिया है कि पूरी राजनीति जो बिहार की है वो उनके इर्द गिर्द घूम रही है। और अब देखिए, अब खेला भी हो सकता है और खेला ऐसे हो सकता है क्योंकि नीतीश कुमार वापस मजबूत हुए हैं और उनका इतिहास अच्छा रहा है। आप भी जानती हैं, इधर के पाले उधर, उधर के पाले इधर। तो केंद्र से उनकी क्या डील रही है और अब क्या वो डील करना चाहेंगे, ये नीतीश कुमार जो है वो केंद्र की राजनीति भी तय करेंगे आगे। देखो भाई, बिहार का बच्चा है, बिहार के बच्चे ने शब्दों में समझा दिया, खेला तो होगा भैया। मतलब और आप लोगों से भी थोड़ा समझना चाहेंगे, क्या लग रहा है इस बार जो ये क्लीन स्वीप हुआ है, क्या कारण हो सकता है इसका? सबसे पहले तो ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए पलायन का। तो पिछले है ना, पिछले 3 बारी से जो सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है, उसमें कितना पलायन रुका है, सबसे बड़ा सवाल यही है। दूसरा, मैं खुद बिहार से आता हूँ, मैं यहाँ आया हूँ, मैं वापस नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं करने को, मैं यहीं का बस गया हूँ। तो इन मुद्दों पर आप लोग लग रहा है कि जो रिजल्ट है वो इन मुद्दों के हिसाब से आया, इन मुद्दों से इतर जो है वो रिजल्ट आ रहा है? अगर जातीय समीकरण को हटा दें, अगर ये जातीय व्यवस्था पे बात ना करें, तो है ना, हो सकता है कि जन स्वराज है ना, जन स्वराज की पार्टी का खाता खुल भी जाता। अच्छा। पर वहाँ पर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि है ना, जातीय समीकरण में सब लोग बंधे हुए हैं काफी। अगर परिणाम जो है, अगर वो पलायन, रोजगार, विकास के मुद्दे पे आती तो तस्वीर थोड़ी और अलग दिखती। लेकिन अगर आप देखिएगा कि वही 20 साल के बाद दोबारा वही सेम सरकार रिपीट की है। 2005 और 2025 के परिणाम में बस इतना फर्क है कि गठबंधन का स्वरूप बदला है। लोग आज भी उसी मुद्दे पे वोट करते हैं और जो मुख्य रूप से मुद्दा रहा है वो 10,000 रुपए का, जीविका दीदी का, वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। और आप, लेकिन ये भारतीय राजनीति के लिए खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि आप 5 साल कुछ काम करें ना करें, आप बस एक ऐसा स्कीम चला दे, लाडली बहना योजना या ये वाला योजना है जिसमें आप 10,000 रुपये भेज दे और जनता आपको वोट कर दे। पहले क्या था कि लोग, जनता, नेता जो है वो चोरी छुपे, मतलब रातों रात पैसा बांटता था कि भाई 500 रुपये लो, 1000 रुपये लो। अब जो है ये व्हाइट कॉलर से आ रहा है। अच्छा। वाया डीबीटी हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कि 10,000 भेजनी है। तो ये खतरनाक है राजनीति के लिए। महिला वोट खरीदा गया है, साफ साफ बोलिए ना, महिला वोट खरीदा गया है 10,000 रुपए में। अच्छा, महिला वोट खरीदा गया है, क्या महिलाओं को क्या लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर बात करें अगर इंडिया अलायंस की, तो उन्होंने मतलब विमेन के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करा है। लो भैया, तुम्हारी बात को काट दिया महिलाओं ने।
जैसे कि बहुत सारा उन्होंने स्कीम चलाया था, जैसे आज भी बिहार में आफ्टर ग्रेजुएशन 50,000 गर्ल्स को मिलता है, वो भी अनमैरिड गर्ल्स को मिलता है, ताकि जो लड़कियों की शादी है बिहार में बहुत जल्दी करवाई जाती है उसको रोका जा सके। तो ये तो गलत है, उन्होंने वो बहुत पहले से वो चला रहे हैं। और वो 10,000 की जो ये बात कर रहे हैं, वो उन लोगों को मतलब जो लेडीज़ को मिला है वो इसलिए मिला है कि वो अपने रोज़गार स्टार्ट करे या बिजनेस स्टार्ट करे स्मॉल अमाउंट से। सो ये बोलना कि महिला वोटर्स को खरीदा के वो बिल्कुल गलत है। और एक और बात है, विमेन सेफ्टी जो है वो एक साल जब अलायंस अलग हुई थी, इंडिया का अलायंस अलग हुआ था, तब हमें फील हुआ था कि हमें 6-7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मना हो गया था। पटना में जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि दिखता था अलायंस अलग होने पे हमें पता चलता था कि कितनी सेफ्टी, विमेन सेफ्टी का प्रॉब्लम होता है। सो ये बोल देना विमेन के लिए नहीं, विमेन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत वर्क करा है, हमें पता है। आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। लो, तुम्हें ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है तो तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो। देखो, महिला और पुरुष का विवाद भी जो है इस रिजल्ट के साथ उठता हुआ दिख रहा है। मैं आ रही हूँ, एकदम आ रही हूँ। मुद्दा ये नहीं है कि विकास कितना हुआ है, विकास हुआ या नहीं हुआ है ये दूसरा पैमाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है, तभी नीतीश कुमार 20 साल बाद वापस लौटे हैं। मुद्दा ये है कि अगर लोग कह रहे हैं कि जो 10,000 रुपए भेजे गए हैं वो एक बड़ा फैक्टर है चुनाव के परिणाम में, तो ये गलत बात है। आप क्या कह रहे हैं? जिस तरह से इस बार एनडीए ओके, जिस तरह से इस बार रुझानों से स्पष्ट हो रहा है कि एनडीए सत्ता में आ रही है, लेकिन एज ए युवा देखना होगा कि जिस तरह से पिछले घोषणा पत्र की बात करें तो उन्होंने जो रोजगार के जो वादे किए थे, इस बार उन्हें खरा उतरना पड़ेगा। जिस तरह से इंडिया महागठबंधन है, इस बार उन्होंने 1 करोड़ हर घर एक सरकारी की बात की थी और 5 साल में 1 करोड़ 25 लाख रोजगार की बात की। और वहीं अपने उसने घोषणा पत्र में यह भी कहा कि गरीब वर्ग के लिए 200 यूनिट जो बिजली है वो फ्री रखा गया है। और माई बहन मान योजना का भी उन्होंने बात की। वही इस बार की अगर एनडीए घोषणा पत्र की बात करें तो उन्होंने एनडीए घोषणा पत्र की इस बार वो जो नाम उसने संज्ञा संकल्प पत्र की बात की, और उस घोषणा पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट, और रोजगार पे भी उन्होंने बात की। और जो किसान जो सम्मान जो निधि थी, जो कर्पूरी ठाकुर जी के जो सम्मान में दिया जाए तो 6,000 की राशि थी, उसमें वृद्धि करके 9,000 की बात की उन्होंने। अच्छा, आप लोगों में से कितनों ने जो है इस बार वोटिंग की है, पहली बार वोट दिया हो या वोट डाला हो? आप लोगों में से किसी ने दिया है? अच्छा, आपने दिया है। आपको जो है दोनों में से किसके घोषणा पत्र पर जो है विश्वास था और किस पे आप कर पाए विश्वास? घोषणा पत्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप महागठबंधन के घोषणा पत्र को लीजिए और आप एनडीए घोषणा पत्र को लीजिए। तेजस्वी यादव हर परिवार से एक सरकारी नौकरी की बात कर रहे थे, ठीक है, और वो कहते हैं कि हमारे पास ब्लूप्रिंट था, हम देंगे लेकिन दिया नहीं उन्हें। लेकिन आप महागठबंधन के घोषणा पत्र को जब पलट के देखेंगे तो एक पन्ने में 7 से 8 पॉइंट में खत्म हो जाता है वो। एक 9वीं क्लास का विद्यार्थी भी चैट जीपीटी से अच्छा बना देगा वो। लेकिन अगर आप इंडिया घोषणा पत्र देखें तो वो 7 से 8 पन्नों में विस्तृत रूप से जानकारी दिया हुआ है कि हम कैसे जो है बिहार को जो है वो ट्रेड हब बनाएंगे। फूड पार्क की बात की उन्होंने की। तो घोषणा पत्र दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। घोषणा पत्र में फर्क है। हाँ, बताइए। पहले बात तो ये है, जो एनडीए का जो घोषणा पत्र आया था वो सिर्फ 1 मिनट पे 2 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो 2 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो खत्म कर दिया गया। लेकिन जो इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र आया था वो करीब आधा घंटा का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और पूरे तरीके से बताया गया कि बिहार के हर एक जिसके पास एक घर में सरकारी नौकरी है, हर युवा को जहां एक भी नौकरी नहीं है घर में, उसको एक सरकारी नौकरी मिलेगा। वही बात है बिहार विधानसभा चुनाव जो 2005 से ट्रेन से चलते आ रहा है, आज 2025 आ गया, कुछ भी बदला नहीं है। क्योंकि मैं बिहार का युवा तो नहीं, क्योंकि बिहार का जब पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो तब देखने को मिलता है कि बिहार में आज भी पलायन का मुद्दा बड़ा मुद्दा होना चाहिए, लेकिन बिहार से जो बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार होता है जी, इलेक्शन से पहले हर एक महिला को 10,000 रुपये दे दो। ये सिर्फ बिहार में नहीं किया है, इससे पहले महाराष्ट्र में, उससे पहले एमपी में, और इसके बाद में जो इलेक्शन अलग है असम में, वेस्ट बंगाल में, असम में भी अभी 10,000 रुपये बते हैं। और हम इस बात को मानना पड़ेगा कि इस इलेक्शन में जो महिला वोटर है ये पुरुष वोटर से 9% ज्यादा था, इसलिए इस वोटर में नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है इस 10,000 रुपये की वजह से। लेकिन ये सबसे मतलब कि युवा जो है वो कह रहे हैं जो 71% महिलाओं ने वोट किया है इस बार, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो 10,000 का फैक्टर है, युवा का कहना है, जैसा कि आपने सुना भी कि जो 71% महिलाओं ने वोट किया है वो महिलाओं के लिए जो भी नीतीश कुमार ने किया, या फिर
इलेक्शन से पहले 10,000 रुपए जो दिए गए अकाउंट में, वो कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर रहा। लेकिन अगर हम बात करें अभी तक के आ रहे रुझानों की, जो 243 सीटों पर जो वोट डला है और उस हिसाब से 188 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाती हुई दिख रही है, आरजेडी 51 सीटों पर। लेकिन आपको बता दें कि महागठबंधन का फिलहाल अभी तक के रुझानों के हिसाब से बहुत बुरा हाल है। तो क्या महागठबंधन और समय जैसे जैसे बीतेगा कुछ बदलाव आएगी, वो भी थोड़ा समझते हैं। आप लोग जो है किस तरीके से इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि इस बार जातीय समीकरण पर वोट डाला है, युवा ने किस मुद्दे पर वोट डाला है, और क्या उसी मुद्दे के हिसाब से रिजल्ट आ रहा है? एब्सोल्युटली रिजल्ट बिल्कुल प्रेडिक्टेबल लाइंस पे था। हाँ। हम बार बार बात कर रहे हैं हाँ। जीविका दीदियों के 10,000 रुपए के डीबीटी को। हमको ये समझना होगा कि 75 लाख बेनिफिशियरीज थे। दैट रफली ट्रांसलेट्स इनटू 30,000 वोटर पर कॉन्स्टिट्यूएंसी वी आर टॉकिंग। तो ये एक बहुत बड़ा वोटर है जिसको नीतीश कुमार अपने तरफ लाने में कामयाब हो पाए। एंड दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसके अलावा आप मैट्रिकुलेशन स्कॉलरशिप की बात कीजिए, सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि की बात कीजिए, या फिर बहुत सारे ऐसे जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसमें उनका रहा है। दूसरी बात की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो काफ़ी सटीक बैठी। 36% ईबीसी वोट अगर कास्ट सेंसस को मान ले और 15% के आसपास जो अपर कास्ट वोट है, तो अप्रॉक्स 51% को बहुत अच्छे से मांझ लिया है। दूसरी तरफ अभी हम राघोपुर की सीट को देख रहे थे और शायद कुछ 3,000 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे चल रही है। एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, क्योंकि अगर हम पीछे देखें राघोपुर की सीट को 2015 की बात करें तो चूंकि महागठबंधन एक एलाई था तो उनको ईबीसी वोट मिल गए थे बहुत आसानी से। ही वाज एबल टू सेल थ्रू। 2020 में एक कैंडिडेट थे एलजेपी की, 20 to 25,000 वोट्स वहाँ से कट गए, जिसकी वजह से इट वाज अ केक वॉक फॉर तेजस्वी यादव। लेकिन इस बार मामले अलग है। इस बार एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, इस बार कोई वोट काटने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि राजद के जो कोर वोट बैंक के जो कास्ट लाइंस है उनके भी वोट इस बार शायद तेजस्वी यादव को नहीं पड़े। एंड दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट अपसेट। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो था शायद वो अपनी सीट खो दे। तो आई थिंक जो लोक लुभावन जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो जोहरान ममदानी की बात हो, चाहे जोहरान ममदानी के फ्री रेंट्स की बात हो, चाहे वो बिहार में फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, दुनिया एक ही तरफ बढ़ती नजर आ रही है। नवल होके पुराना आ रहा है तुमको सूचित हो, पुनः यौवन पुराना आ रहा है तुमको सूचित हो, जिसे सुनकर कभी तुमने कहा था मौन हो जाओ, वही धुन सारा जमाना गा रहा है तुमको सूचित हो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हो बिहार इलेक्शन जो है वो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स से भी कनेक्ट कर देते हैं। ये बच्चे बिहार के बच्चे हैं ये। लेकिन अभी हम युवा के साथ क्योंकि हैं तो युवा वाली बात करेंगे थोड़ा। अब बिहार में जो खुद को युवा कहते हैं वो 3 नाम हैं। एक नाम राहुल गांधी जो कांग्रेस के चेहरा या फिर कहें हेड है, उसके अलावा बात करेंगे तेजस्वी यादव की और बात करेंगे चिराग पासवान की। अब ये तीनों ही अलग अलग पार्टियों से है। 2 जो है वो महागठबंधन के साथ है और एक जो है एनडीए के साथ है। अब युवा जो है वो इन तीनों युवा में से किस युवा पर भरोसा करता है? क्या लग रहा है आप लोगों को सबसे बढ़िया बिहार के लिए कौन काम करेगा? क्योंकि एक को तो प्रधानमंत्री का खुद को हनुमान बताते हैं। फिलहाल तो मेरे ख्याल से कि प्रधानमंत्री का जो खुद को हनुमान बताते हैं वही थोड़ा अच्छा काम करेंगे, बट अभी उनको भी बहुत खुद को मानने की ज़रूरत है बिहार के लिए। बाकी जैसी बात रही तेजस्वी जी की, तो उनका अभी युवा खुद को कहने का कोई मतलब समझ में आता है नहीं। बट अच्छा, लेकिन वो तो खुद को युवा ही कहते हैं। अब तो बहुत लोग इस देश में, राहुल गांधी भी खुद को युवा कहते हैं। अब तो कह तो रही हूँ कि बहुत लोग खुद को इस देश में युवा ही कहते हैं, बट उसका कोई मतलब तो है नहीं। पर बिहार में मतलब बिहार की पॉलिटिक्स को जानने के लिए आपको पहले बिहार में रहना पड़ेगा उसके लिए, और बिहार को समझना पड़ेगा। और तेजस्वी जी तो अभी खुद ही की सीट से पीछे चल रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से तो नीचे उतरते नहीं है, ऊपर ही ऊपर से सब देख के समझ रहे हैं बिहार चलेगा। ऐसे बिहार थोड़ी चलेगा। भाई भाई में बंटवारा हो जा रहा है और नई पार्टी बन जा रही है, तो भाई भाई नहीं संभाल पा रहे हो आप भाई को, तो आप पार्टी कैसे संभालोगे? ये है मेरा सवाल तेजस्वी जी आपसे। तेजस्वी जी से ही सवाल पूछा है। और जैसे लालू जी के यही अंदाज में बोलता हूँ, लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम करे कलकत्ता चलो, हटाओ लालू जी को, अलाओ इंडिया की सरकार फिर से। लो भाई, पूरा एकदम बिहारी स्टाइल में, एकदम लालू यादव के स्टाइल में। आपको क्या लगता है? जी, मुझे लगता है कि जो रिजल्ट आया वो एक्सपेक्टेड था। हाँ। लेकिन थोड़ा सा जो सीट्स हो गई हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। ऐसा लगता था कि थोड़ी सी एक
कंपटीशन होगा। क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था रुझानों के हिसाब से, और जो मैंने जैसे आप लोगों को बताऊं कि मैं खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी और जो मैंने कवर किया उसके हिसाब से भी लग रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन जो ये रिजल्ट आ रहा है उस पे मैं बताती हूँ ना, अभी क्या हुआ, कई सालों से तो थी नहीं सरकार उनकी, बीच में 1 साल आई थी। आपने ग्राउंड रियलिटी में देखना चाहिए था कि कितनी गंदी हालत हो गई थी बिहार की। लड़कियां, हम लड़कियां हैं, 1 साल जो मतलब आप रात को निकल नहीं पाते, जैसा मेरे दोस्त ने बताया, आप रात को अकेले निकल नहीं सकते, आप कहीं भी जाओ डर का माहौल था, क्राइम रेट अचानक से बूम हुआ था। आप न्यूज़पेपर खोल के देखो, आपको पता चला कि क्या हालत हुई थी। तो वो जो क्लीन स्वीप आपको आरजेडी में दिख रही है ना कि सीटें कम हुई है, बहुत रीजन हो सकता है कि लोगों ने पिछली बार तो कास्ट पे वोट किया, पर जब बीच में सरकार आई तो उन्हें समझ में आया कि क्या हो सकता है, क्या नहीं। पिछले बार भी तो नीतीश कुमार ही थे सीएम। हाँ, नीतीश कुमार ही थे, बट आपको पता है कि गठबंधन में होता है तो क्या ही हो जाता है। और अभी देखिए, उनको, नीतीश जी को तो कुछ कह नहीं सकते। ऐसे तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया महिलाओं के लिए, महिलाओं के रेफरेंस में बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि उन्होंने बहुत महिलाओं को प्रोत्साहन दिया, जिसकी वजह से फैमिली, फिर आज ना बिहार में फैमिलीज गर्ल्स को पढ़ाती ही इसलिए है कि मतलब बाद में उनको थोड़ा वो इंसेंटिव मिल सके, ये वो। तो आप समझ रहे क्या बात है। आपको क्या लगता है, रुकिएगा, आपको क्या लगता है जो रिजल्ट आ रहा है, जिस तरीके से अभी तक रुझान के हिसाब से महिलाओं ने किस मुद्दे पर वोट किया है, और ये रिजल्ट आपको कितना सही और कितना सटीक लग रहा है? एक्सेप्टेंस 1000। मैम, मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जो लोग बोल रहे हैं कि फ्री बीज चला दी महिलाओं का विश्वास जीतने के लिए, तो इनको ये समझना चाहिए कि संसार की सबसे मुश्किल चीज़ है किसी महिला का विश्वास जीतना, जो एनडीए ने कर दिखाया आज, और ये परिणाम बता भी रहे हैं। तो इन सबको समझना चाहिए कि सेफ्टी सिक्योरिटी आज भी बहुत बड़ा मुद्दा है। जॉब्स और शिक्षा और इनको सबको इतर रख के महिलाओं की सेफ्टी सबसे बड़ा मुद्दा है महिला के लिए, इसलिए महिला वोटर जाके वहाँ पे इतना वोट दे रही है, और जो बिहार की राजनीति को पलट भी रहा है, जो ये रुझान बता रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है। हाँ, एक मिनट में एक बात बोलना चाहता हूँ कि बिहार के जब सुशासन की बात हो रही है, इसी निर्वाचन के समय, इसी इलेक्शन के टाइम पर बिहार के जो मोकामा जो सीट है उसके बारे में बात होना चाहिए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बिहार के जो दुलरसन यादव आरजेडी के नेता फिर जनचौरस में कैंपेन कर रहा था, उसको गोली मारकर हत्या कर दिया गई। लेकिन उसके उस सुशासन के बारे में बिहार के क्यों बात नहीं हो रहा है? जहाँ आज आनंद सिंह फिर भी लीड पे है, जहाँ से बीना देवी वो लीड तो नहीं कर रहे लेकिन बहुत वोटों से पीछे है, उस सुशासन की बात कर रहे हैं। जहाँ जंगल राज को बार बार बोल रहे हैं कि तेजस्वी का जो पिता था लालू प्रसाद यादव, वो जंगल राज की बात कर रहे हैं। जो तेजस्वी को जंगल राज का टेक दिया जाता है, वही नीतीश कुमार के सुशासन में कैसे एक नेता को ओपन कैंपेन की दौरान एक लोगों की द्वारा उसको हत्या किया जाता है? यही है क्या बिहार के सबसे बड़ा सुशासन? यही है कि नीतीश कुमार के सुशासन? अरे देखो जी, रिजल्ट आ रहा है, रुझान में नीतीश कुमार आगे है, एनडीए आगे है, लेकिन अब भी युवा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मोकामा सीट पर जो दुलार चंद यादव की हत्या हुई, क्या यही है सुशासन सरकार? आप क्या कहोगे? अगर आप मोकामा की बात करते हैं, जो हुआ गलत हुआ, लेकिन आप दानापुर की तो बात करिए। आपने रीता यादव को टिकट दिया जो जेल में पड़े हैं, वो भी लीड कर रहे हैं अभी। ओसामा को दिया है, शाहबुद्दीन के बेटे को ओसामा को भी दिया है। तो आपका कुत्ता कुत्ता और आप सॉरी दूसरे का कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी। मतलब अगर आप इससे ब्लडी हिपोक्रेसी, मतलब बिहार में जो 1993 से 2005 में राजनीति का अपराधीकरण हुआ, जितने भी गुंडा थे वो बाहुबली बने, और आज जो बड़े नेता बने हुए हैं। आज की जनता आप देखें तो उस मिथ्या को तोड़ने का प्रयास कर रही है बिहार की जनता। आज उनको बाहुबली कहा जाता है, और कहा जाता है कि हत्यारे हैं, और उनका रेशियो बहुत घटा है। आप जितने भी देखो जो 25-25 साल से विधायक रहे हैं, एक साल में उनको हराया जा रहा है। तो एक बिहार को ऐसे बना दिया गया था जैसे एक पेशेंट को वेंटिलेटर पे, तो जब पेशेंट वेंटिलेटर पे हो तो उसको उठा के नहीं बोला कि भाई दौड़ो, उसको पहले स्टेबल किया जाता है, तभी पेशेंट स्टेबल हुआ है। अभी पेशेंट को स्टेबल होने के बाद उनको फिर चलाया जाएगा, फिर भराया जाएगा, और फिर कुदाया जाएगा। तो बिहार अभी चलने के पूरा नेता के स्टाइल में बोलते हो तुम। आगे का प्लान क्या है? नेतागिरी करना है? मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ, तो पत्रकार बनना ही है। अच्छा ठीक है, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? आ रही। अभी जैसे तेजस्वी यादव ने कहा, जैसे भाई ने कहा कि जैसे जितने भी बाहुबली हैं उनको मार रहे हैं, दुलार चंद का नाम लिया इन्होंने। वैसे मुझे ये सवाल है, महागठबंधन में जितने भी टिकट बटे हैं सब बाहुबली को ही बटे हैं, क्यों? इसका जवाब है आपके पास सर?
क्या बोलोगे? लो, तुम्हारे दोस्त ने तुमसे सवाल किया है। पहले बात तो ये है, बिहार को माना जाता है कि बिहार एक गरीब राज्य है। बिहार एक गरीब राज्य है, लेकिन इस बिहार में अगर कैंडिडेट की लिस्ट देखो भाई 1041 कैंडिडेट करोड़पति है, लेकिन इस बिहार में कैसे नेता लोग इतना अमीर हो रहे हैं और जो गरीब जनता है वो कैसे गरीब होके जा रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इस पे कब हम बात करेंगे? ये बात नहीं होगा क्या इलेक्शन में? अगर हम 5 साल के लिए सरकार को सुन रहे हैं, अगले 5 साल में क्या करेगा? 10,000 में ही हमारा महिला खुश हो जाएगी, अगली 5 साल में क्या होगा? जैसे ही, और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम किस पे वोट करेंगे? मुस्लिम और यादव पे वोट करेंगे या राजपूतों के हिसाब से वोट करेंगे? हम हमारे नेता को पूछना चाहिए, आप अगले समय में जब आएंगे तो हमारे बच्चों के लिए आप क्या करेंगे? तो हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उसके लिए आप क्या करेंगे? तो दूसरा सबसे सवाल जो बीजेपी का, एनडीए का सबसे बड़ा जो मुद्दा था, हर एक जिले में हम मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। मेडिकल कॉलेज तो ठीक ही बनवाएंगे, लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा उस पर ऊपर सवाल कौन करेंगे? हमारा पॉलिटिक्स, हमारा राजनीति इस मुद्दे पे होने चाहिए कि हम फ्यूचर के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि 10,000 पे अगर वुमेन खुश हो जाएंगी तो मतलब कैसे चलेगा? तो मैं आपको बता दूं 35% रिजर्वेशन है गवर्नमेंट एग्जाम में विमेन का बिहार में, और सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जो पुलिस या ये होती है उसमें सबसे ज़्यादा बिहार में मतलब विमेन जो सर्व करती हैं। सो पहले डाटा सही करो, उसके बाद आके बात करो। लो भाई, यहीं पे तगड़ी लड़ाई हो गई। ये बिहार इलेक्शन जो है बच्चों में भी लड़वा देगा। देखिए, सत्ता से इतर अगर बात करें तो पिछली बार भी एनडीए की सरकार थी, जैसे उन्होंने युवाओं के रोजगार के लिए बात की, लेकिन जिस तरह से पेपर लीक और लाठीचार्ज की जो मार से जो युवा जो वर्ग जो गुजर रहे हैं, इस बार उन्हें इस सब चीज़ों को देखना होगा और अपने जो घोषणा पत्र में जो रोजगार की जो बातें की उनको इस बार खरा उतरना। डज नॉट मैटर कोई भी पार्टी सत्ता में, एज ए युवा आपको रोजगार देना होगा, युवाओं के लिए ख्याल रखना होगा। अच्छा ठीक है, आपसे ही एक सवाल पूछ लेती हूँ। जिस तरीके से दोनों ही मैनिफेस्टो में नौकरी की बात की गई, तेजस्वी का प्रण एक महागठबंधन का जो आया मैनिफेस्टो, इसके अलावा एनडीए का भी मैनिफेस्टो आया, उसमें कहा गया कि हम नौकरी देंगे, 1 करोड़ नौकरी की बात करी गई और रोजगार की बात की गई। आप किस पर भरोसा कर पा रहे हो? जैसे जिस तरह से अगर महागठबंधन का अगर घोषणा पत्र देखें तो उन्होंने जो बात की थी कि हर घर एक नौकरी और 5 साल में 1 करोड़ 25 लाख रोजगार की बात, तो मुझे लग रहा है एनडीए का घोषणा पत्र और महागठबंधन के घोषणा पत्र कंपेयर करें तो रोजगार के अगर मद्देनजर से अगर देखें तो मुझे महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है वो बेटर लगा। और बेटर लगा अगर वो सत्ता में आए होते तो जो उन्होंने ब्लूप्रिंट जो तैयार कर रखा वो उस पर खड़े उतरते। लेकिन अभी जो रुझान अभी जो स्पष्ट आ रहे हैं तो अभी तो लग रहा है कि एनडीए इस बार फिर बहुमत से आ रही है। लेकिन एनडीए अगर आए तो प्लीज़ मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी एनडीए के जो नेता हो मेरी वो बात सुने। जो भावी जो अभी जो मुख्यमंत्री, भाई इसकी बात सुन लेना, ये बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, इसकी बात सुनना बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है। भावी जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं प्लीज़ युवाओं पे लाठीचार्ज, पेपर लीक, इन सबों को देखते हुए थोड़ा कंट्रोल करते हैं और युवाओं के हित की थोड़ा बात करें प्लीज। घोषणा की बात करना अच्छी बात है, लेकिन हवा में बात करना गलत बात है। उनसे जब पूछा गया कि आप कैसे संभव कर पाएंगे हर परिवार में 1 नौकरी यानी 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी, कुल मिला के 9 से 12 लाख करोड़ रुपए का मतलब वार्षिक व्यय, आपका जो बजट ही है वो 3 लाख करोड़ का है। तो वो कहते हैं कि आदमी जो है वो चांद तक पहुंच गया है और आप कह रहे हैं कि नौकरी कहाँ से मिलेगा। ये क्या लॉजिक है? 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हर वर्ष हर एक व्यक्ति को 75,000 रुपए देंगे और लोगों ने उसको सिर्फ नकार दिया था। तो आपको ऐसे वादे करने होंगे जो जनता के अंदर थोड़े विश्वास ही पैदा करे। उसी के इतर एनडीए ने कहा कि हम भी 1 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन हम सरकारी रोजगार की बात नहीं करा उन्होंने कहा कि हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, हम फूड पार्क जैसे काम करेंगे और वहां से रोजगार लाएंगे। तो दोनों के घोषणा पत्र में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है और रियलिटी का भी एक चेक है। ओके, अच्छा आपका इस पर क्या सोचना है? देखो, मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूँ कि सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी के अगर पीछे पड़ेंगे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और देश में जो क्रिएटिविटी नहीं आ पाएगी। क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि जब हम जो नया युवा है, जनजी है, वो खुद से स्टार्टअप करे तभी हमारा कुछ देश का हो पाएगा। अच्छा, जेंजी को लेकर एक मिथ भी बनाया गया या जो कहूँ जो घटना घट रही है पूरे दुनिया भर में, बांग्लादेश को आप देख लीजिए, नेपाल को देख लीजिए, और कल ही जो है बयान भी आया है एक आरजेडी नेता की तरफ से कि अगर रुझान जो है वो गलत आया
और सरकार हमारी नहीं बनी तो बिहार का हाल भी जो है वो बांग्लादेश और नेपाल जैसा ही होगा। आप लोग कैसे इसको देखते हो? बिहार के युवा पढ़े लिखे हैं, जो भी बोल रहे हैं वो शायद लगता है बचपन में स्कूल नहीं गए होंगे। वो लालू यादव के समय वो पढ़ रहे होंगे, तो उस समय स्कूल तो नहीं ही होगा। और सबसे बड़ी बात ये कह देना चाहते हैं कि पहले तो महागठबंधन जो है, कांग्रेस और महागठबंधन जो चुनाव लड़ रही है, उसके साथ ना तो युवा है, ना तो महिला है, और ना ही समाज का वो जो बुजुर्ग तबका आता है वो नहीं होता है। और इस चुनाव का ये जो नतीजा और जो भी चूज हो रहा है, इससे हम भगवान से दो चीज़ें मांगेंगे कि कॉन्फिडेंस अनंत सिंह जैसा हो और किस्मत नीतीश कुमार जैसा हो। अरे वाह! तो देखो जो इन लोगों के अंदर से जो निकल रहा है ना, वो सुनते जाइएगा। हाँ, जैसा कि नीतीश कुमार सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है मैम, कि लोग कहते हैं पलायन है, जॉब नहीं है। इलेक्शन के वक्त में कहाँ से इतनी सारी हेलीकॉप्टर, इतने पैसे करोड़ों में आ जाते हैं कि बटने लगते हैं। जो पार्टी बीजेपी की बड़े बड़े नेता, तमाम मुख्यमंत्री जा के बिहार में। तो देखिएगा, एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे तो अखिलेश यादव का भी इस बीच जो है बयान सामने आ गया है। अखिलेश यादव बड़ा आरोप लगाते हुए बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को देखते हुए कह रहे हैं कि चुनावी साजिश का अब भांडाफोड़ होगा और हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। यानी कि एनडीए पर लगातार जो है वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अब हम इस पर भी जो है अपने जेनजी से, अपने युवा से सवाल लेते हैं, समझते हैं कि क्या आप लोगों को क्या लग रहा है। अखिलेश यादव कल भी जो है वो नीतीश कुमार को लेकर एक पोस्टर जारी किए थे और उसमें कहा था बाय बाय चाचा जी। देखो, अपनी कमियों का ठीकरा दूसरे पर फोड़ना ये उचित नहीं है। क्योंकि अब एसआईआर हो चुका है, तो अब हम भी इस चीज़ों को समझ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एसआईआर हो चुका है। तो ये जो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, अब नहीं चलने वाली है। अभी तक हम मान भी लेते, लेकिन अब नहीं मानेंगे। अच्छा, आप नहीं मानेंगे? आप? मेरा मानना है कि इन दावों में थोड़ी सच्चाई तो ज़रूरी है। जब एसआईआर होता है तो 7.5 लाख के आसपास लोगों का फाइनल लिस्ट में नाम आता है। जब वोटिंग परसेंटेज जारी होता है तो लगभग उससे ज़्यादा लोग दिखाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन अ मैच्योर डेमोक्रेसी हमको ओपोनेंट्स को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और इनकी तहकीकात करनी चाहिए। हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फ्रेम करना पड़ेगा ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरसाइट के ज़रिए ईसीआई को और स्ट्रेंथन कर सके, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस को मजबूत कर सके। बट इस पूरी बातचीत के बीच जो सबसे ज़रूरी मुद्दा छूट रहा है वो ये है कि हम बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको अगर हम एक अलग देश बना दे तो उसकी इकॉनमी साउथ सुडान और सियरा लियोने जैसे देशों से भी पर कैपिटा इनकम वगैरह में कम है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य लगेगा कि शिवहर की पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट रेट्स पे 11,000, 12,000 रुपये, 18,000 रुपये के आसपास है, जो कि अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है। आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात कीजिए, आप हेल्थ की बात कीजिए, आप इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात कीजिए, हम लोएस्ट हैं, सेकंड लोएस्ट हो तो वो हमारे लिए अचीवमेंट है। तो ऐसे राज्य में हम जब इन सारी चीज़ों में बात कर रहे हैं, हम बार बार उन्हीं लोगों को चुन के ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको एक बार डीपली इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि बिहार को किन लाइन्स पे वोट करना पड़ेगा। और जब हम ला रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश, तो हमें इस बार एक अकाउंटेबिलिटी भी सीख ला रहे हैं। आप लोग चाहते हैं किया है? एब्सोल्युटली, बिकॉज जो चेंज हुआ है ये तो कोई डाउट नहीं है कि जो बिहार में जो विकास पुरुष की छवि बनी है नीतीश कुमार की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, एजुकेशन पे काम हुआ है, हेल्थ पे काम हुआ है, वो लाजवाब है। लेकिन अभी चलो की मंजिल अभी नहीं आई है, अभी लंबा चलना है और हमको बिहार को वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स बनाना है। तो ये एक लंबी लड़ाई है और आई थिंक कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी आएगी तो आई थिंक बिहार डेवलप कर सकता है। बिहार डेवलप कर सकता है। आपको क्या लगता है? मैम, मुझे लगता है कि जो भी ये रुझान आ रहे हैं और जो क्लीन स्वीप एनडीए कर रही है, तो उसका एक बड़ा फैक्टर यही रहता है कि उन्होंने 20 सालों से लगातार काम किया है, लेकिन अभी भी आवश्यकता है उन मुद्दों पे काम करने की जो छूट रहे हैं। जैसे कि स्वास्थ्य का मुद्दा है, नीति आयोग की भी रिपोर्ट आई थी, बिहार जो है हमारे पूरे देश में स्वास्थ्य के मामले में नीचे से दूसरे नंबर पर आता है। उसके अलावा शिक्षा हो गया या रोजगार, या क्योंकि जो बिहार है वो सबसे बड़ा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मजदूर जो है वो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, वहाँ प्रवास पे जाते हैं, क्योंकि बिहार में अवसर नहीं मिल रहे हैं उनको रोजगार के, या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों पे भी बात करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा जो ये जातीय समीकरण है या ये जो जंगल राज की अभी बात हो रही थी, तो इन सब मुद्दों को अगर हम साइड में हटाएं तो एज ए जनजी हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि हमारे लिए क्या मुद्दा हो सकता है और आगे आने वाले समय में हम बिहार को कैसे देख सकते हैं और उसका मैं क्या डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, प्रशांत किशोर का नाम जो है इस बार के चुनाव में बहुत उभर कर सामने आ रहा था। आप लोग कैसे देखते हो कि प्रशांत किशोर को आप लोग कितना मौका देना चाह रहे थे और इस बार, और कैसा, क्या उस अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट आया है?
बेसिकली बिहार में जो बिहार की जो वोटर्स है उसको इतना इंटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद भी अगर वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, मतलब बिहार इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। तो इस तरह से देखा जाए, और जो नीतीश की जो कोर वोटर्स है उसमें भी स्पेशली जो 48 लाख एक्स्ट्रा वोट जो पड़े वुमेंस का, जिससे लगता है कि या तो किसी सरकार को हटाया जा रहा है, किसी को लाया जा रहा है, जो कि ऐसा रहा नहीं। वो गवर्नमेंट के सपोर्ट पे रहा वो वोट। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिखाता है कि उस वे में कि, और वही जन स्वराज का मुझे लगता है कि बहुत बुरा हाल है जिस हिसाब से, मतलब अगर वो चाणक्य माने जाते स्टिल वो नहीं कुछ कर पा रहे। इनफैक्ट सारी सीट पे उनका जब्त होने वाला क्योंकि हालत है। प्रशांत किशोर जो है वो तमाम पार्टियों के साथ काम कर चुके हैं, इवन तक बंगाल में वो काम कर चुके हैं, ममता बनर्जी के साथ काम कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर बिहार में आकर उनकी ये स्थिति बनती है तो क्या लगता है बिहार की राजनीति को समझना जो है बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। और इनफैक्ट मैं भी बिहार में ही कैंपेन कर रहा था PR जन स्वराज के साथ। जिस हिसाब से वो अपनी पूरी रिसोर्स को इन्वेस्ट कर रहे थे उस हिसाब से बहुत कम रिजल्ट दिख रहा है। तो यही बोलूँगा, बिहार इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। इतना ईजी नहीं है उसको हैंडल करना, टैकल करना। नॉट फॉर बिगिनर्स, बट लेकिन ये भी समझना चाहूंगी कि जो रिजल्ट आया है उस पर आप क्या सोच रहे हो? बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स, दैट वी ऑल नो, लेकिन जो रिजल्ट है उस पर थोड़ा बात करें। बिहार में ऑलरेडी ट्रीपार्टाइट वॉर है जिसमें कांग्रेस कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। अभी भी अगर हम देख सकते हैं तो HAM पार्टी के बराबर ही चल रहा है वो। तो ऑलरेडी अगर इसमें, और बीजेपी जिस साथ है कहीं ना कहीं एक बाली का काम करता है कि जहाँ भी आदि शक्ति वैसे भी लेके घूमने वाला काम है। तो दो पार्टी मेजॉरिटी पार्टी दो साथ में, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट तो बननी थी। लेकिन इतनी अच्छी क्लीन स्वीप हुई और इस चीज़ को पॉजिटिव वे में देखा जाए तो वो एक बहुत बड़ी बात है। तो ये कहीं ना कहीं ये जीविका का जो भी रहा हो इम्पैक्ट इन, और कोर वोटर है जो कि नीतीश का तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मैं हेल्थ पे बोलूँगा, क्या? हेल्थ पे बोलूँगा। हाँ बोलिए। जैसे साथी में तो बताया कि हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार में सही है, लेकिन मैं कहूँगा अभी आप DMCH हो, PMCH को आप देख लें, उनमें सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अभी आप एम्स के सर्वे पे जाएंगे तो आप देखेंगे नेफ्रो के हो, कार्डियो, नेफ्रो हो, न्यूरो हो या कैंसर विभाग हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको बिहार के मरीज़ देखेंगे। और जो अगर सुविधा अगर बिहार में हो, कार्डियो का हो, नेफ्रो का हो, किडनी ट्रांसप्लांट का हो, न्यूरो का, अगर ये व्यवस्था अगर हो वहाँ पे, तो जैसे मोदी जी ने अभी एम्स की बात की, पटना एम्स की बात की, लेकिन जिस तरह से पटना एम्स का जिस तरह से उन्होंने जो निर्माण किया और जितने जो विभागों का जो बात किया कि ये विभाग बनने हैं, ये चीज़ें यहाँ भी ट्रांसप्लांट की जो सुविधा है, लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी पे देखें तो वर्क आपको नहीं दिखेगा बिहार का। क्योंकि मैंने अस्पतालों का मैं चक्कर लगाया हूँ, मुझे पता है क्या स्ट्रक्चर, जिस तरह से एम्स में मरीज जो आते हैं बिहार में बड़ी संख्या में, उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है भीड़ भाड़ में, कैसे ट्रीटमेंट कराने में। नो डाउट एम्स में आपको खर्च की बात करें तो नील है, लेकिन आपको जिस तरह के भीड़ से लेके आपको जो कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ता है बहुत ही दुर्लभ है। और बिहार की स्वास्थ्य जो बेहाली है उसमें सुधार लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप वहाँ की अगर आप देखें, आप क्या बोलते हैं, अगर आप ICU की भी हालत बहुत ही जर्जर हालत है। अभी रिसेंट में ही वहाँ के जो ग्राउंड रियलिटी पे जो लोग गए हैं रिपोर्टर, उन्होंने उजागर किया कि ये DMCH का ये बुरा हाल है, PMCH का हाल है, डॉक्टर टाइम पे नहीं आते हैं, राउंड पे डॉक्टर नहीं आते हैं, मरीजों का हाल है, यहाँ पे RO वाटर से ही नहीं है। इन सबों पे काम करना होगा, क्योंकि क्या है, स्वास्थ्य बहुत, रोटी कपड़ा मकान और स्वास्थ्य बहुत बहुत जरूरी है सब लोगों के लिए। चुनाव का टाइम चला गया, ठीक है, तो चुनावी भाषण का समय में जा चुका है, परिणाम सामने है, और इस लैंडस्लाइड विक्ट्री का एक और कारण है, और वो कारण है जन स्वराज का परफॉर्मेंस ना करना। ऐसा माना जा रहा था कि जन स्वराज का जितना भी वोट शेयर आएगा वो बेसिकली बीजेपी से कट के जाएगा। क्योंकि माना जाता है कि जो महागठबंधन के RJD है उसका एक फिक्स्ड वोट बैंक है, और अभी भी जो उनको सीट दिख रहा है वो वही वोट दे के ले गए उनको। और दूसरी बात जो भाई साहब ने कहा कि हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी में है, हमें ऑपोजिशन की बात को सम्मान करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ खेल फेल हुआ है, तो इसी मैच्योर डेमोक्रेसी में जुडिशरी का प्रोविजन है। वाई इज नॉट राहुल गांधी गोइंग टू जुडिशरी? वो जितने भी उनके दावे हैं, अगर उनको लगता है कि SIR का खेल हुआ है, वो क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट में? चले जाइए साहब। और 2019 में जो EVM हैक हो गया था, तो 2024 में ऐसा करने की क्या जरूरत थी? जब EVM हैक हो ही गया तो क्या जरूरत थी उसको करने की? तो हर बार एक नया शगुफा छोड़ा जाता है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। अभी खत्म हुआ चुनाव, आपको दिखेंगे कहीं फिजी में, मॉरिशस में, कहीं चले जाते हैं वो। उनका जो डेटा अपलोड होता है वो डेटा अपलोड होता है मलेशिया से।
अच्छा, आप लोग अब बिहार विधानसभा चुनाव और बिहार को समझते हो, आप लोगों के कमेंट से समझ में आया, लेकिन थोड़ा आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से एनडीए में नीतीश कुमार भी हैं और यानी कि उनकी पार्टी भी है और बीजेपी भी है, तो क्या लगता है इस जीत के बाद क्या नीतीश कुमार को मौका मिलेगा, या इस बार जिस तरीके से बीजेपी बढ़त बना रही है बीजेपी चौका मार देगी? देखिए, नीतीश कुमार तो बड़ी पार्टी अगर बनकर आते हैं तो नेगोशिएशन तो होगा। हाँ, नेगोशिएशन तो ये होगा। हाँ, ये बिल्कुल तय बात है। और चूंकि विपक्ष सवाल उठाता रहा है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य वैसा नहीं है, तो उस पर भी उस बैठक में चर्चा होगी कि क्या कंटिन्यू करने लायक है या नहीं है। क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि लगातार जो है ये कहा जाता रहा है कि विपक्ष ये कह रहा है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है, वो अब थोड़ा सही से बोल नहीं पा रहे हैं, तो काम क्या कर पाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार का काम, जो उनके सपोर्टर्स है वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार नहीं बोलते हैं, नीतीश कुमार का काम बोलता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, खासकर महिलाओं से, मैं आ रही हूँ आपके पास, खास करके महिलाओं से पूछना चाहूँगी, क्या लगता है नीतीश कुमार का नहीं बोलना ठीक है या नीतीश कुमार का काम जो बोल रहा है वो ठीक है? क्या आप लोग क्या समीकरण बना रहे हो? और मेरे को लगता है कि ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, आप काम करके दिखाओ, आपका काम खुद बोलेगा। काम खुद बोलेगा। आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार का काम ही बोल रहा है, ये किसी को मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है, ये दिखाई पड़ रहा है। ये वुमेन्स इसको सबसे ज़्यादा समझ पा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से वोट हुए हैं, जिस हिसाब से महिलाओं ने भागीदारी दिखाई है, क्लीन स्वीप हुआ है, तो परिणाम दिखाई दे रहे हैं कि बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है। तो कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो, बढ़िया बोलो, बढ़िया बोलो, अच्छा बोलो। मेरा भी वही कहना है कि उनका एक मैटर ये भी हो सकता है कि अभी जो है एनडीए को सेंटर में ज़रूरत है नीतीश कुमार की, तो चांसेस आर हाई कि वही फिर से चेहरा बनेंगे, क्योंकि अगर आप उस चेहरे को हटाओगे तो फिर आपको शायद हो सकता है राज्य में सरकार गंवानी पड़े, तो वो खतरा नहीं लेगी बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है। यही मेरी वो है। और बाकी नीतीश कुमार अच्छा काम कर ही रहे हैं, तो उसमें देखिए, तो मतलब जोड़ दिया लास्ट में नीतीश कुमार अच्छा काम करे, लेकिन नेगोशिएशंस तो होगा। हाँ, ये रिजल्ट ही बता रहा है कि नीतीश कुमार का क्या काम है। हाँ। और अगर नीतीश कुमार काम नहीं भी करेंगे तो जनता उनको वोट देगी, बिहार की जनता उनको वोट देगी, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार को उस मतलब एक ट्रांजिशन दिए हैं, एक दौर से एक नया दुनिया बना दिए हैं बिहार को। तो नीतीश कुमार अगर काम नहीं भी करेंगे तो वहाँ का जनता वोट देगी, क्योंकि वो अपने वोटर्स में एक ट्रस्ट बिल्ड किए हैं कि आप कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा आपको, आपके फिरौती नहीं मांगा जाएगा। अस्वस्थ नीतीश कुमार अगर इतने शानदार काम कर सकते हैं, सोच लीजिए अगर नीतीश कुमार अपनी पूरी स्वस्थता के साथ आ जाए तो क्या होगा। स्वस्थता के साथ अगर नीतीश कुमार आ जाए तो क्या होगा। अब हम जो है इस बातचीत को समाप्त करने वाले हैं, लेकिन एक छोटा छोटा कमेंट आप सबसे लेना चाहेंगे बिहार के इस आंकड़ों पर, इस रिजल्ट पर। रिजल्ट तो रुझानों से स्पष्ट हो जा रहा है कि नो डाउट एनडीए इस बार फिर सत्ता में आएगा। आप क्या चाहते हो? मैं भी यही चाह रहा हूँ कि एनडीए सत्ता में, लेकिन एनडीए सत्ता में आए, आप बताइए। पूरी बिहार, और मैं व्यक्तिगत कहता हूँ कोई भी आए, राजद नहीं आए, क्योंकि बिहार ने देखा है वो दौर, और उसी का नतीजा है ये। बोलिए। सत्ता में कोई भी आए डज नॉट मैटर। मैं पहले ही बोला था, इस बार भी बोलूँगा कि युवा, अस्पताल, जो बेसिक चीज़ हैं, जो एक चाहिए वो चीज़, उस पर ध्यान देना होगा मैम। समय के साथ सत्ता परिवर्तन होते रहना चाहिए। कहीं पर भी हो, सेंटर में हो, राज्य में हो, सत्ता परिवर्तन होते रहने चाहिए। सत्ता परिवर्तन होते रहना चाहिए। जो जीत के आ रहे हैं उनको शुभकामनाएं, लेकिन कमाई, पढ़ाई और दवाई पे जो काम जरूरी है वो होते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो क्लीन स्वीप हुआ है उसके पीछे का जो एक बड़ा चेहरा है वो नीतीश कुमार जी हैं, और जो रुझान हमें देखने को मिल रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि आगे जो सीएम है वो भी नीतीश कुमार ही बनेंगे। सुपड़ा साफ हो गया विपक्ष का, ये कह सकते हैं। और ये जेनजी आंदोलन करते हैं, कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। चाहे अब चुनाव में देख लीजिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी के चुनाव में, वहाँ भी NSUI 0 है, बिहार में भी 0 है। उनसे ज़्यादा वोट परसेंट तो जन सुराज का आ गया। काहे का नेशनल पार्टी खत्म हो गया। नेशनल पार्टी। एक कमेंट, छोटा सा। एक कमेंट में एक बात बोल देता हूँ, नीतीश कुमार को भी बोलना चाहिए, नहीं तो उड़ीसा में जैसा नवीन पटनायक के साथ हुआ वैसा भी नीतीश कुमार जी के साथ भी हो सकता है। लो, 15-20 साल में बेसिक डेवलपमेंट हो चुका है, आने वाला जो 5 साल है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा और बड़े बड़े इंडस्ट्री को सेटल किया जाएगा। तो मैं बधाई देता हूँ, नीतीश कुमार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। वाह वाह, ये तो एकदम प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। जी, नीतीश कुमार डिजर्व करते थे टू बी द सीएम एंड टू विन दिस टू।
मैं ये कहना चाहूँगी कि एनडीए ने वोट चोरी नहीं किया है, दिल चोरी किया है सबका, और वो साबित हो चुका है। दिल चोरी किया है। मैं ये कहना चाहूँगी कि एनडीए को तो फिर से आना ही था। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पिछले कई सालों में, आगे और अच्छा काम करे यही उम्मीद है। जो भी आए, बस सबसे बड़ी मुद्दा ये रहेगा पलायन को वो रोके। पलायन को रोके। सत्ता में चाहे कोई भी हो, मुद्दा इंपॉर्टेंट होता है। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य में हमें अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार और अच्छा लाइक सब चीज़ अच्छी चीज़ चाहिए। बाकी यही है, बाकी हम कुछ चाहते हैं। आखिरी कमेंट आपका। एनडीए वापस आ रही है। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जो एजुकेशन का जो लेवल है वो थोड़ा अपग्रेड होना चाहिए, और हेल्थ भी वहाँ पे थोड़ा अभी सुधारने की ज़रूरत है। तो युवा जो है इस बार रोजगार, हेल्थ यानी कि तमाम जो मुद्दे हैं उस पर कहीं ना कहीं बात करती हुई नजर आ रही है, चर्चा करती हुई नजर आ रही है। जो लेकिन रिजल्ट सामने है, जो रुझान सामने आया सुबह से ही दैनिक जागरण जो आप तक पहुंचा रहा है, उस पर जो भी युवा की राय है वो आपने समझा, और किस तरीके से युवा अपनी तमाम राय रखते हुए आप सभी के बीच नजर आ रही है। लेकिन आपकी क्या राय है वो भी हमारे लिए खास अहमियत रखती है। और आप किस विधानसभा सीट से हैं, किस विधानसभा में आप हैं, आप अपने कमेंट्स जरूर लिखते जाइएगा। और आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं इन युवाओं से, दैनिक जागरण के पत्रकार से, वरिष्ठ पत्रकार से, या फिर हमारे किसी भी गेस्ट से, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। हम उसका जवाब आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे भैया। तो देखते हैं किसकी सरकार बनती है बिहार में किसका राज चलता है, बिहार की कुर्सी पर कौन राज करता है। हम आपको पल पल के अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।